हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरे आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स में आज हमें एक और नए चैप्टर की शुरुआत करनी है। चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, वैसे तो देखा जाए ज़्यादा इसमें है नहीं करने को, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअली एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आप क्वेश्चंस भी इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि काफी आराम से क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। ठीक है। तो जब मैं बात करता हूं कैपिटल ट्रांजैक्शंस एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस की, इनका मतलब क्या होता है। एक हो गए हमारे कैपिटल ट्रांजैक्शंस, दूसरे हो गए हमारे रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। तो इनका मतलब क्या होता है, तो पहले तो यही क्लियर होना हमें चाहिए कि भाई कैपिटल ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन इनका मतलब क्या है। चलो तो लिखना आप मेरे साथ साथ शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस का यहां पे देखो क्या मतलब होता है। अगर मैं सिंपल वे में बोलूं, ट्रांजैक्शंस हैविंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो वो ट्रांजैक्शंस जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है उनको हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस। वही रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, चलो तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस हैविंग शॉर्ट टर्म इफेक्ट। ट्रांजैक्शंस हैविंग शॉर्ट टर्म इफेक्ट, इसका मतलब कैपिटल ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक मीनिंग है। हालांकि अब हम थोड़ा सा और बाइफरकेट करके चलेंगे कि कैपिटल ट्रांजैक्शंस और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस इनमें क्या क्या चीजें आती है। तो अगर मैं एक मेन फ्लो चार्ट बनाऊं कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस की, तो जो मेन पहले बात करेंगे वो करेंगे कुछ एक्सपेंडिचर्स की। और एक्सपेंडिचर्स को फिर हम लोग तोड़ सकते हैं एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। साथ ही साथ फिर हम लोग रिसिप्ट्स की बात करेंगे और फिर रिसिप्ट्स को भी ऐसे ही कैटेगराइज कर लेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ये हमारा बाइफर्केशन रहेगा। तो पहली पार्ट जो हमारा जो मेन पार्ट चलेगा इस चैप्टर में, वो इन चार चीजों पे चलेगा। एक बार आप देख लेना, मैं नंबरिंग कर लेता हूं। एक ये हो गई कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर एक ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी प्रकार से फिर कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है। हाँ, इसके बाद फिर हम कुछ कैपिटल लॉस, कैपिटल प्रॉफिट्स, इनके बारे में भी बात करेंगे। वो एक अलग चर्चा होगी इसी चैप्टर में, बट मेन हमारी ये चर्चा रहेगी। ठीक, समझ आ गया है ना। पता रहना चाहिए कि भाई पूरे चैप्टर का स्कोप क्या है, कि क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे कवर करनी है। चलो, अगर ये बात समझ आ गई तो हेडिंग डाल लेंगे। अब हम अपना मेन मतलब जो चैप्टर का पार्ट है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर।
चलिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है इसमें लिखना, फर्स्ट एरो डाल के एक्सपेंडिचर दैट गिव्स फ्यूचर expenditure that gives future economic benefits for more than one accounting period. ठीक है, expenditure that gives future economic benefits for more than one accounting period. नेक्स्ट एरो में नेक्स्ट पॉइंट, these expenditure improves earning capacity, improves earning capacity of business and are usually, ध्यान रखना यूजुअली बोल रहे हैं हम लोग, नॉन रिकरिंग इन नेचर. they may also reduce future operating expenses. They may also reduce future operating expenses. नेक्स्ट एरो, सारे मतलब मेन पॉइंट्स पहले लिख रहा हूं मैं. अमाउंट इन्वॉल्व इज जनरली लार्ज, मतलब इसमें ज्यादा बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है मोस्टली, मतलब ठीक है, मोस्टली कह रहे हैं. these expenditure results in increase in value of long term assets, है ना, फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट्स and sometimes reduction in liability, ब्रैकेट में लिखना एग्जाम्पल रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है. नेक्स्ट एरो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट shown on asset side of balance sheet, चलो, सारे मेन पॉइंट्स हमने इकट्ठा लिख कर लिए रिलेटिंग टू कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं, पहली बात ये बड़े बड़े खर्चे होते हैं. जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं ये बड़े बड़े खर्चे होते हैं, ठीक है. ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. क्योंकि मैंने अगर आपको बिल्कुल जो फर्स्ट पार्ट में लिखवाया, जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा, हमने क्या बोला था
कि कैपिटल ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होती है जिनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, राइट। बस यही बात हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई इन खर्चों के जो बेनिफिट होते हैं वो लंबे पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए रहते हैं। फिर हमने बोला दीज एक्सपेंडिचर इंप्रूव्स अर्निंग कैपेसिटी, ये हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव करते हैं। और कभी कभी ये हमारे को हो सकता है कि हमारे फ्यूचर खर्चे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको कम कर दे, मतलब इन खर्चों का बेनिफिट हमें मिले बाय वे ऑफ रिडक्शन इन फ्यूचर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, या तो हमें बेनिफिट डायरेक्टली मिले कि भाई हमारी प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ने लग जाए फ्यूचर में, या फिर इनडायरेक्ट मिले कि हमारे फ्यूचर में ऑपरेटिंग खर्चे कम होने लग जाए। बिकॉज आप ऐसे सोचो, अगर कल को मैं ऐसा कोई खर्चा कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरे फ्यूचर में कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली कल को मेरे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ना, है ना। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, ऐसी एग्जांपल के तौर पे आज अगर मैं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी सॉफ्टवेयर पे, किसी ऐप पे खर्चा कर लूँ, तो हो सकता है कल मुझको बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हो सकता है कल को मुझे कम एम्प्लॉयज को हायर करना पड़े, जिसकी वजह से मेरी फ्यूचर में सैलरी एक्सपेंसेस कम हो जाएंगी। तो मैंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी सॉफ्टवेयर लिया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसने मुझे बेनिफिट दिया बाय वे ऑफ रिडक्शन इन फ्यूचर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि मैंने एआई को जब मैंने खरीद लिया, या एआई जो मैंने जो भी ले लिया, तो जो काम में मुझे पहले 10 इंप्लॉइज की जरूरत पड़ती थी, वही काम अब मेरे 6 इंप्लॉइज कर सकते हैं। तो मेरी मतलब कहीं ना कहीं सैलरी की कॉस्ट कम हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो ये सारे जो खर्चे होते हैं ये किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इनके बाद कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ इनकी चीजें होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन खर्चों के, जो हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी प्रकार से एक और इनका फीचर होता है, ये मोस्टली नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं। भाई मैंने एआई एक बार खरीद लिया तो ऐसा थोड़ी कि मैं हर महीने एआई खरीदता रहूंगा अलग अलग। ये वन टाइम टाइप होता है। वन टाइम का मतलब ये नहीं कि एक ही बार, मतलब हाँ नॉन रिकरिंग होती है, बार बार नहीं होते। ठीक है। दूसरा हमने बोला कि इसमें अमाउंट जो होता है जनरली लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, कि अब मैं कोई एआई का सॉफ्टवेयर खरीदने गया बढ़िया वाला कोई, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी वजह से मेरा एक जो अमाउंट इन्वॉल्व होगा, जो खर्चा होगा वो खरीदने, वो ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है। और बाकी फिर ये रिजल्ट करते हैं इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, कहीं ना कहीं हमारी एसेट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। इनको हम अपनी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। आप ये भी बात बोल सकते हो, मैं लिख देता हूं, एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। तो इन खर्चों को हम लोग अपनी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदा, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, तो ये क्या है? ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इसकी जो कॉस्ट है, जो जितने भी मैंने खरीदा, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तभी तो जब प्लांट, मशीनरी, इस तरह के एसेट खरीदे जाते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जो भी है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? ये हम ये क्या इसकी एंट्री ये कर रहे हैं? इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं? हम इसको कहीं ना कहीं एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है। और कभी कभी ये रिडक्शन इन लाइबिलिटी में हेल्प करते हैं। जैसे अब मैंने लोन को रीपे करा, मैंने एक बहुत बड़ा लोन का अमाउंट रीपे करा, अभी क्या है? ये है तो एक एक्सपेंडिचर, बट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये क्या कर रहा है? मेरी लोन को कम कर रहा है। क्लियर? अच्छा, लेकिन इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब भी कोई पूछता है तो हमें बोलना होता है कि इट इज शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, वही इसको हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। एज अ जनरल रूल ये हमारी ट्रीटमेंट होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, एडेड इन एसेट कॉस्ट। ठीक है, तो इन खर्चों को हमने बोल दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मेनली जो एग्जांपल्स है, मैं अभी आपको एग्जांपल्स लिखवाऊंगा इसके, लेकिन जो इनके एग्जांपल्स होंगे मोस्टली रिलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। जब भी हम लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदते हैं तो वो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मेरे साथ साथ आप एग्जांपल्स भी लिख लो। इंपॉर्टेंट है कि एग्जांपल्स आप लिखो, उसी से हमारे को अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और जो क्वेश्चंस जनरली आते हैं वो यही आते हैं कि कोई खर्चा वो बता देता है आपको और पूछता है कि बताओ ये कौन सा खर्चा है, कैपिटल या फिर जो अगला हमारा पार्ट है रेवेन्यू। तो आपको ये थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए ना। तो सिंपल एग्जांपल से जैसे मैं शुरुआत करूं, परचेज ऑफ मशीनरी या फिर कोई भी और फिक्स्ड एसेट, एनी अदर फिक्स्ड एसेट,
मतलब ये नहीं कि मशीनरी है तो सिर्फ मशीनरी की परचेज ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर खरीदा, गाड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। इसी प्रकार से एक्विजिशन ऑफ गुडविल, पेटेंट्स, कोई लाइसेंस, कोई सॉफ्टवेयर, है ना, जैसे मैंने बोला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटसेट्रा, ठीक है। और एनी अदर इंटेंजिबल एसेट लिख लो भाई ये। तब मैंने कोई इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करा, बनाया, जो भी है, मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, वो भी आ गया। ये सब आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके अलावा अगला, नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। कैसे खर्चे, हम यहाँ कौन से खर्चों की बात कर रहे हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, कोई मशीन वगैरह मैंने खरीदी, उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया, या फिर फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की, मतलब इस तरह की चीजें, है ना। जैसे मैंने एसी खरीदा, एसी खरीदा, ये तो है ही कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको तो हम एसी के कॉस्ट में ऐड करेंगे ही करेंगे। लेकिन मानो एसी मैंने कोई बहुत ही दूर किसी दुकान से खरीदा और उसको अपने बिजनेस प्रमाइस पे लाने के लिए मुझे टेम्पो को हायर करना पड़ा, मुझे टेम्पो पे रख के उसको लाना पड़ा। अब वो टेम्पो पे लेके आया तो उसकी एक ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी आ गई, इसको हम फ्रेट भी बोलते हैं बाय द वे। तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है, और ये भी फिर आपकी एसी की कॉस्ट में ही ऐड होगा। यानी कि एसी के कॉस्ट में उसका जो आपने परचेज कॉस्ट पे करा वो तो होगा ही होगा, साथ में उसको ट्रांसपोर्ट करके लाए घर पे, घर पे से मतलब बिजनेस में, प्रेमाइस में अपने, आपने उसको इंस्टॉल कराया, उसका अलग खर्चा किया, आपने कोई इंजीनियर वगैरह को बुलाया और उसे इंस्टॉल करवाया, कोई भी मशीन वगैरह ले लो, उस पर खर्चा किया, दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सब एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, बस ध्यान रखना है। क्लियर? यस। अच्छा सर, और भी एग्जांपल लिखवाओगे क्या? बिल्कुल लिखवाएंगे सर, बिल्कुल लिखवाएंगे। जैसे कि अगला एग्जांपल ये लिख सकते हो, वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, या फिर मटीरियल परचेज फॉर अगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग या कोई भी मतलब इस तरह की चीज, कोई भी आप एसेट बना रहे हो, आप कोई अपनी प्लांट या मशीनरी भी बनवा रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वो भी आ गया। ठीक है, उसके लिए आपने मटेरियल परचेज करा, आपने लेबर को पकड़ा, उनको वेजेस दिए, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाते हैं, राइट। और ये सब एसेट की कॉस्ट में ऐड होते जाते हैं। इसी प्रकार से ओवरहॉलिंग एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, ओवरहॉलिंग एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी। ओवरहॉलिंग एक्सपेंस बहुत पूछा जाता है, ये काफी फेवरेट रहता है एग्जामिनर्स का पूछने के लिए। ओवरहॉलिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि मानो मैंने कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी, मैंने कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी, लेकिन उसमें मुझे कुछ ऐसे रिपेयर कॉस्ट इंकर करने जरूरी है जिसके बिना मैं वो गाड़ी यूज नहीं कर सकता। कोई भी मैंने सेकेंड हैंड एसेट खरीदा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे रिपेयर मुझे करना पड़े कि जो जरूरी रिपेयर हो, जिनके बिना मैं उस एसेट को यूज नहीं कर सकता, ऐसे खर्चों को बोलते हैं ओवरहॉलिंग एक्सपेंस। तो ये जनरली हमारे सेकंड हैंड एसेट में ही आ जाते हैं ना, वही सेकंड हैंड एसेट खरीदूंगा, उसी में स्कोप है कि इस कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी मुझे रिपेयर करानी पड़ेगी। भाई नई नवीली गाड़ी खरीदूंगा और उसमें कोई प्रॉब्लम निकलेगी, मुझे रिपेयर कराना पड़े, फिर तो दिक्कत है ना भाई, नई नवीली गाड़ी में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
फिर तो मैं वो गाड़ी वापस करके आऊंगा, मैं डीलर से लड़के आऊंगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन मैं अगर कोई सेकंड हैंड एसेट खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, तो हो सकता है भाई कि जो गाड़ी मैं खरीद रहा हूँ उसमें मुझे पहले ही पता हो कि हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है, खरीदने के बाद मैं उस पर फिर रिपेयर वगैरह के खर्चे कराता हूँ, तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट सेकंड हैंड व्हीकल ओनली, दैट विल बिकम कॉस्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द सेकंड हैंड मशीनरी। और इसी को हम बोलते हैं ओवरहॉलिंग एक्सपेंस। समझ गए? तो ओवरऑलिंग एक्सपेंस रिपेयर है, बट खाली रिपेयर नहीं है, मतलब आपको पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि कोई आपने एसेट खरीदा, मानो सेकंड हैंड एसेट खरीदा, और उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिपेयर वर्क्स, जरूरी रिपेयर वर्क्स कराने पड़ते हैं फॉर ताकि आप उन एसेट को यूज करना शुरू कर पाओ, तो इनको हम बोलते हैं ओवरऑलिंग एक्सपेंस। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है? यस सर, चलो आगे नेक्स्ट। इसी का भाई है, मतलब कभी इसके नाम से ना दिखे फिर भी एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर बोल देते हैं, एक्सपेंडिचर incurred to put an old asset into working condition। पुट की जगह पे काम करो, पुट की जगह बेटर होगा कि हम दूसरा शब्द इस्तेमाल करें, ब्रिंग लिख लें इसमें हम, तो ज़्यादा सही शब्द होगा टू ब्रिंग एन ओल्ड एसेट टू वर्किंग कंडीशन। मतलब ये वही ऐसी कुछ बात होगी जो मैंने आपको बताई कि कोई पुराना एसेट पड़ा हुआ है या लिया हमने, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कोई और खर्चे हमें करने पड़ते हैं, कोई पार्ट्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं, तो वो सब भी फॉर एग्जाम्पल आपके मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की ही कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है? और बाकी फिर मतलब एग्जाम्पल्स तो देखो कितने भी हो सकते हैं, मैं कोई आपको एग्जॉस्टिव लिस्ट चाह भी नहीं लिखवा सकता। मेजर कंस्ट्रक्शन, मेजर कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बोला एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, मैं अपनी बिल्डिंग में एक्सटेंशन करा रहा हूं, किसी भी प्रकार की एक्सटेंशन करा रहा हूं। मेरे पास, मेरी बिल्डिंग में अभी दो माले थे, दो फ्लोर्स थे, मैंने बोला मैं एक फ्लोर और बनाऊंगा, थर्ड फ्लोर बना रहा हूं। या मानो मेरी बिल्डिंग में 10 रूम थे, मैंने बोला मैं एक 2 रूम और बनाऊंगा। समझ रहे हो? तो ये सब एक्सटेंशन करा रहा हूं, ये मेजर कंस्ट्रक्शन है। इनफैक्ट मूवी थिएटर, सिनेमाज में, मानो अभी मेरे पास एक सिनेमा है, एक सिनेमा हॉल है जिसमें 50 सीट है, मैंने बोला मैं कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन कराऊंगा जिसमें 10 सीट और ऐड हो जाएगी, 50 की जगह सीट 60 हो जाएंगी। तो खुद सोचो यार, अभी तक मैं 50 सीट के टिकट बेच के पैसा कमा सकता था, अब उसी हॉल में मैं 10 और नए सीट्स के टिकट बेच के पैसा कमा सकता हूं। मेरी इसका मतलब अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। समझ आ रही? तो ये सारे जो खर्चे, ये क्या है? ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई थिंक नाउ वी कैन राइट एटसेट्रा, मतलब नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी थक जाऊंगा एग्जाम्पल लिखते लिखते ही। बट आपको आई होप पॉइंट समझ आ गया होगी कि कैसे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई करना है। चलो यहां तक हो गया? यस। चलो नेक्स्ट बढ़े आगे, अगला। नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चलो तो इसमें लिखना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर whose benefit expires within one accounting period। next arrow, next arrow, these include day to day business expenses and are recurring in nature। next amount involved is
कंपैरेटिवली लिखना चाहिए, कंपेरेबली गलत हो गया, कंपैरेटिवली स्मॉल। नेक्स्ट एरो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेबिटेड टू इनकम स्टेटमेंट। आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट का मतलब पता है? इनकम स्टेटमेंट इट मींस सिंपली स्पीकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब व्हेन आई से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑफ कोर्स आई मीन टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी आ गया। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा, कुछ कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखवाया, लेकिन कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाते हैं, जैसे वेजेस वगैरह होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। बच्चे ऐसा बोलते हैं कि वो सर ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखवाते हैं, तो आपने जाते हैं तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखवाया? अरे इसका मतलब समझ जाओ, भावनाओं को समझना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब पूरी आपकी इनकम स्टेटमेंट, जिसको बना के आप अल्टीमेटली प्रॉफिट्स निकालते हो, ये मतलब होता है। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट बोल लो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल लो, आपको समझना है कि पूरी आपकी पीएनएल अकाउंट इसमें कवर होगी। राइट, तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप कह सकते हैं एक प्रकार से ऑपोजिट है टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चे हैं जो हमें बेनिफिट्स तो देते हैं, लेकिन उनके बेनिफिट्स एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं। तो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन यही तो होते हैं जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट जिनका होता है, तो वही है कि इनके बेनिफिट्स शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाते हैं। और इनमें जो खर्चे आते हैं वो आपके डे टू डे बिजनेस नेचर के जो खर्चे होते हैं, सैलरी, वेजेस, ये सब, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इंश्योरेंस, ये सारे जो खर्चे होते हैं ये आपके रेवेन्यू नेचर के होते हैं। और जनरली क्या, बल्कि बाय नेचर ये रेकरिंग होते हैं। ठीक है, आप मोस्टली मान लो कि रेकरिंग नेचर के होते हैं। भाई रेंट है, अब हर महीने रेंट पे करना है, ये रेकरिंग नेचर के। लेकिन मैंने एसी खरीदने के बाद बोली तो क्या मैं हर महीने एसी खरीदूंगा? नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया? यस। अच्छा, इसके अलावा अमाउंट इन्वॉल्व इज कंपैरेटिवली स्मॉल। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोला था जनरली अमाउंट लार्ज इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट जनरली इन्वॉल्व होता है एज कंपेयर टू ऑफ कोर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बाकी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बोला ये डेबिट होते हैं टू इनकम स्टेटमेंट, मतलब कहीं ना कहीं इनको हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट आवर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस या जो भी है। ये प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ये बेसिकली पीएनएल अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होते हैं। ठीक है, तो सर इनके भी एग्जांपल्स, इनके एग्जांपल्स तो क्या ही, मतलब इतने सिंपल एग्जांपल्स हैं। तो जैसे एग्जांपल्स, इसमें एग्जांपल्स जैसे क्या क्या आ गए, रेंट आ गया, सैलरी आ गया, वेजेस आ गया। ठीक है, इसके अलावा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान रखना, एक बात का बहुत ध्यान रखना, अगर मटेरियल परचेज करा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मैंने यहां जैसे लिखा था, अगर हमने मटेरियल परचेज करा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट बनाने के लिए हमने मटेरियल खरीदा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर मानो हमने अपने डे टू डे काम के लिए रॉ मटेरियल खरीदा है, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मेरी फैक्ट्री चलती है, उसमें रॉ मटेरियल खरीदा मैंने, तो भाई वो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेम गोज विद वेजेस, मेरे डे टू डे नेचर वाले वेजेस हैं, जो मजदूर मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके जो वेजेस हैं, वो क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर मैंने कोई वेजेस पे करा किन्हीं वर्कर्स को जो मेरी बिल्डिंग वगैरह का, मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मतलब इसको आपको समझना जरूरी है। राइट, बाकी आप कितने भी खर्चे ले लो, उसकी तो कोई कमी नहीं है खर्चों की। हमने बोला था इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई आपके नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे हैं, भाई गाड़ी है, अब आपने एक बार गाड़ी खरीद ली, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब आपको 6-7 महीने, साल भर में उसको, उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, अब वो आपके मेंटेनेंस के खर्चे है, वो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो गाड़ी को आप सर्विसिंग पे डाल के आ रहे हो, उस पर खर्चा कर रहे हो, तो उसको आप गाड़ी की कॉस्ट में नहीं ऐड कर सकते बोल के कि भाई इससे तो हमारी गाड़ी की वैल्यू बढ़ गई। नहीं, वैल्यू नहीं बढ़ी है, तो आपको बस मेंटेन करने के लिए नॉर्मल खर्चा हो रहा है, इससे आपका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलने वाला। भाई 6 महीने, साल भर में आपको दोबारा सर्विसिंग में डालनी ही पड़ेगी गाड़ी, आप क्या ही कर लोगे। इसलिए ये क्या होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है।
अच्छा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, एडवर्टीजमेंट ये भी क्या है, ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, एटसेट्रा लिख लो तो कोई दिक्कत तो नहीं? अब किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं अगर मैं एटसेट्रा लिख लूं? तो ये तो नहीं बोलेगा सर और एग्जाम्पल लिखवाओ। समझ गए ना, भावनाओं को समझना है, भावनाओं को समझ गए? यस सर। चलो ठीक है सर, अगली हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग। बिफोर हम अपनी मेन पॉइंट में चले, एक टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर होता है जो थ्योरी में चलता है एक्चुअली में, आपने सुना भी होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थ्योरेटिकल टर्म होता है ये। क्यों बोल रहा हूं थ्योरेटिकल टर्म होता है, आपको समझ आएगा, लेकिन ये अकाउंटिंग में चलता है, आपको मीनिंग इसका पता होना चाहिए, हालांकि प्रैक्टिकल रेलिवेंस इसकी एज सच नहीं। ठीक है, तो सवाल उठा सर व्हाट आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसमें लिख लो पहला एरो, दोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर whose benefit is, ध्यान से लिखना, presumed to last for more than 1 year, या more than 1 अकाउंटिंग पीरियड भी कह सकते हो, है ना। प्रिज्यूम्ड, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रिज्यूम्ड टू लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। इसके अलावा नेक्स्ट एरो, thus these expenditure are carried forward and written off in future years। तो क्योंकि हम इसमें प्रेज्यूम करते हैं कि भाई इनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा हमको, इसलिए हम इनको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं एसेट में, और थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं टुकड़ों टुकड़ों में। एग्जाम्पल, लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट के खर्चे, राइट। लेकिन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो इवन तो मैंने आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग लिखवा दिया, मैंने ये तक बोल दिया कि इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, फ्यूचर में राइट ऑफ किया जाता है, मैंने आपको एग्जाम्पल तक बता दिए, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? सिंस AS 26 does not permit recognition of deferred revenue expenditure, that is all expenditure all such expenditure, लिख लो, all such expenditure should be treated as revenue expenditure only, बात समझना मेरी। एग्जाम्पल से बताता हूं, ठीक है। मैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब भी समझाना होता है तो एक ही घिसा बेटा एग्जाम्पल हमेशा लेता हूं, सिंपल। मानो मेरा एक बिजनेस है और मैंने बोला मैं एडवर्टीजमेंट का खर्चा करूंगा, और कोई छोटा मोटा एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आईपीएल 2024, अब वैसे तो खत्म हो गया आईपीएल 2024, बट कोई बात नहीं, आईपीएल 2024 में मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा, मतलब मैंने एक ऐसा खर्चा किया जिसमें मेरा एडवर्टीजमेंट होगा
वो आईपीएल 2024 जो मैच है ना, मैच के बीच बीच में आपको पता ही, ओवर्स के बीच में या इधर उधर बीच में एड्स आते रहते, तो वहां पे मैंने इसका एडवर्टीजमेंट का खर्चा करा। तो ये जो मैंने खर्चा करा एडवर्टीजमेंट का, अब आप सोच सकते हैं यार आईपीएल जैसी इवेंट पे अगर मुझे एडवर्टीजमेंट का खर्चा करना है तो ये कोई छोटा मोटा एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं है। इवन दो अगर आप ऊपर देखेंगे एडवर्टीजमेंट के खर्चे को मैंने बोला था ये होता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, तो अगर मैंने आईपीएल में एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया तो है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही। बट आप खुद सोच सकते हैं कि अगर मैं आईपीएल जैसी टूर्नामेंट में या इस तरह के बड़े लेवल पे अगर एडवर्टीजमेंट करूंगा तो कितना बड़ा इन्वॉल्व अमाउंट इन्वॉल्व होगा, है ना। मुझे पता नहीं कितना होगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मानो 20 करोड़ रुपए मुझे खर्च करने पड़ गए एक आईपीएल के सीजन में एडवर्टीजमेंट करने के। और ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं एक ही इतना खर्चा करके मैं एक ही सीजन में एडवर्टीजमेंट कर पाऊंगा। अगर मुझे नेक्स्ट सीजन यानी आईपीएल 2025 में एडवर्टीजमेंट करना है तो मुझे दोबारा से खर्चा करना पड़ेगा। पहले समझ आ गई बात। तो बाय नेचर ये क्या है, अमाउंट बड़ा है, इवन दो अमाउंट बड़ा है, लेकिन ये है तो बाय नेचर एडवर्टीजमेंट का ही खर्चा, और ये बाय नेचर रेवेन्यू का खर्चा ही है। लेकिन अब हम बोलते हैं यार एज अ बिजनेसमैन, हम सोचते हैं यार देखो यार इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट का खर्चा करा, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में मानो हर दूसरे ओवर के बीच में हमारा ऐड दिखाया जा रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है, इतने सारे मैचेस में लाखों करोड़ों लोग हमारे कंपनी का, हमारे बिजनेस के बारे में जान रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है इतने बड़े स्केल में एडवर्टीजमेंट करने की वजह से हमें इसका जो बेनिफिट है, इस एडवर्टीजमेंट का जो बेनिफिट है वो लंबा मिलेगा। इवन तो टेक्निकली मैं अगले साल अगले सीजन पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, मुझे अगले साल या अगले सीजन पे एडवर्टीजमेंट करने के लिए दोबारा खर्चा करना पड़ेगा, फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि यार इतने बड़े स्केल पे एडवर्टीजमेंट करने का मतलब ये हो गया कि इसका मुझे एटलीस्ट 5-10 साल का बेनिफिट तो मिलेगा। ऐसे मैं रैंडमली बोल रहा हूं, 5-10 साल का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इतनी बार इतने सारे करोड़ों लोग पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत से इवन बाहर भी बैठ के हमारी कंपनी के बारे में जान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमारी कंपनी को अच्छे से पहचान जाएंगे, वो हमारे बिजनेस को पहचान जाएंगे, और अकॉर्डिंगली इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म मिलेगा। इवन इफ अगर मैं बोलूं आईपीएल 2025 में मेरे कंपनी का ऐड नहीं होगा, फिर भी लोग मेरे बिजनेस के बारे में जानते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि इतने बड़े लेवल पे एडवर्टीजमेंट करा हमने, इसका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है ऐसा हमें लग रहा है, तो इसको ये नहीं करो कि एक साल में एडवर्टीजमेंट का खर्चा दिखा के खत्म करो, इसको आप कैरी फॉरवर्ड करो, जस्ट लाइक एन एसेट। जस्ट लाइक एन एसेट आप इसको कैरी फॉरवर्ड करो। जैसे हम एसेट खरीदते हैं, मैंने प्लांट या मशीनरी खरीदा है ना, कोई भी एसेट, हम फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं, मैंने बोला मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, सेम फिगर ले लेता हूं 10 करोड़ की या 20 करोड़ की जो भी है, और मैंने बोला कि ये 10 साल तक चलेगा, ये एसेट 10 साल तक चलेगा, और हर साल थोड़ा थोड़ा करके मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। हर साल थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते मैं इस एसेट को धीरे धीरे खत्म करूंगा। बिल्कुल सेम वे में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी यही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे कि हम बोलते हैं कि इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन एसेट, एसेट की तरह हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और थोड़ा 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 करके हम इसको खत्म करेंगे पीएनएल अकाउंट पे, है ना। मैंने बोला 5 साल का बेनिफिट मिलेगा, मुझे लगता है तो मैं 5 साल में खत्म करूंगा। मैंने बोला नहीं मुझे 10 साल का बेनिफिट मिलेगा तो मैं 10 साल में खत्म करूंगा, डिपेंडिंग ऑन कि मुझे क्या लग रहा है, मैं अकॉर्डिंगली उतने साल इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके इसको राइट ऑफ करूंगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले इतनी बात देखो, पढ़ो जो हमने लिखी, दोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज, इंपॉर्टेंट है समझने की बात कि प्रिज्यूम्ड टू लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। ये हमारी प्रिजम्पशन है भाई, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि 1 साल 5 साल या 10 साल मुझे बेनिफिट मिलेगा, ये तो मेरी सोच है कि इतने बड़े स्केल में एडवर्टीजमेंट करूंगा तो मुझे लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा। दिस इज जस्ट अ थिंकिंग, तो ये मेरी प्रिजम्पशन है, राइट। Thus these expenditure are carried forward and written off in future years। जैसे कि मैंने बोला इसको एसेट की तरह कैरी फॉरवर्ड करते हैं और हर साल थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं। और मार्केट में एक ही एग्जाम्पल चलता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, अगर आप मेरी मानो ना मानो आपके ऊपर है, बट एक ही एग्जाम्पल मार्केट में चलता है, वो है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। और इसीलिए मैंने उसी का एग्जाम्पल दे के भी आपको समझाया, क्योंकि सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसमें जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आ सकता है वो एडवर्टीजमेंट ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा खर्चा होता है रेवेन्यू नेचर का
जो बहुत ही बड़े, मतलब डिपेंडिंग ऑन कहा, छोटी मोटी एडवर्टीजमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, बड़े स्केल के एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने आईपीएल का एग्जांपल दिया, इसमें बहुत ही बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। हो सकता है मैंने तो ऐसी 20 करोड़ लिख दिया, हो सकता है इससे भी ज्यादा का होता होगा, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी देर का ऐड दिखाने वाले हो, कितनी बार वो ऐड दिखाया जाएगा, हर मैच में दिखाया जाएगा कि कुछ कुछ मैच में दिखाया जाएगा, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आईपीएल देखने वाले बच्चे जानते हैं सीए टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। भाई इंटरनेशनल मैचों में नहीं चाहिए होता टाइम आउट प्लेयर्स को, इंटरनेशनल पे, मतलब आप 50 ओवर के मैच के बारे में सोचो, 50 ओवर का मैच चलता है, वर्ल्ड कप चलता है, आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप चल रहा है आजकल, उसमें नहीं चाहिए भाई प्लेयर्स को स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। लेकिन आईपीएल जैसे बिजनेस माइंडेड या बिजनेस ओरिएंटेड इवेंट में आपको भाई स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चाहिए। वो इतना इंपॉर्टेंट मैच है कि उसमें रिक्वायर्ड है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। आप समझ सकते हैं कुछ नहीं है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, सिर्फ एक जरिया है कि हम ज्यादा ऐड दिखा पाए और वो बेसिकली ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाए, वो एक सेपरेट चर्चा है। लेकिन मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूं, मैं वो बोलना चाह रहा हूं कि हर मैच में 4 बार स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, और खाली स्ट्रेटेजिक टाइम आउट थोड़ी होता है, सीएट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है। तो आप समझ रहे हैं, हर मैच में 4 4 बार इतनी एडवर्टीजमेंट ही हो जाती है। इसके अलावा बीच में भी ऐड आते हैं, इसके अलावा जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है उसमें पीछे लगे रहते हैं लोगों, सीएट टायर इंटरव्यू के टाइम जब प्लेयर्स का इंटरव्यू लेते हैं उसमें सीएट का लोगो बना होता है, अवार्ड देते वक्त जो चेक वगैरह दिए जाते हैं उसमें भी स्पॉन्सर किया जाता है। मतलब आप सोच रहे हैं कितना खर्चा होता होगा, सीएट जैसी कंपनी कितना मोटा खर्चा करती होगी एडवर्टीजमेंट, इस तरह के एडवर्टीजमेंट पे, राइट। ये तो सोचने की बात है। लेकिन अब सबसे प्रैक्टिकल बात समझना, लास्ट जो मैंने एरो लिखा, दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आज के टाइम पे एक कह सकते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इतनी चर्चा के बाद, इतनी ट्रीटमेंट देखने के बाद, अल्टीमेटली प्रैक्टिकली कोई भी कंपनी जैसे सीएट की बात करो, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस तरह के एडवर्टीजमेंट खर्चे को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एएस नंबर 26, जिसका जिक्र मुझे पता है आपने क्लास 12 में सुना होगा जब आप गुडविल की चैप्टर की बात करते थे। ये बेसिकली इनटेंजिबल एसेट से डील करता है। इसने अलग से क्लियरली बोल रखा है कि, और उसने एडवर्टीजमेंट के खर्चे की बात नहीं करी, उसने वहां आउटराइटली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं बोल रखा, लेकिन उसने कुछ ऐसे प्रोविजन बना रखे हैं जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से कोई खर्चा दिखा ही नहीं सकते एज एन एसेट। ठीक है, अब वो प्रोविजन क्या है वो मैं बता नहीं रहा, उसके लिए तो आपको AS 26 पढ़ना पड़ेगा, उसके शब्द मुझे आपको पढ़वाने पड़ेंगे और फिर मुझे उसका इंटरप्रिटेशन बताना पड़ेगा। एएस पढ़ना हमारा मकसद है नहीं, वो हमारे कोर्स में फिलहाल तो है नहीं, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। बट हाँ, मैं बोल रहा हूं उस बात को आपको मानना है कि AS 26 बेसिकली अलाउ ही नहीं करता कि आप इस तरह के कोई खर्चों को अपने पास एज एसेट दिखाओ। बेसिकली जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस तरह के कोई नाम से आप कोई एसेट दिखाओ, वो अलाउ ही नहीं करता। इसकी वजह से आज के टाइम पे स्पेशली अगर आपका बिजनेस एएस फॉलो कर रहा है, मेजॉरिटी बिजनेस में एएस फॉलो होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में एएस फॉलो होता है, उनको अलाउड ही नहीं है कि वो इस तरह के खर्चे दिखा पाए। तो इसकी वजह से होता क्या है, इन सारे खर्चों को हम अल्टीमेटली सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ही ट्रीट करते हैं। मतलब भूल जाओ, चाहे 20 करोड़ चाहे 100 करोड़ का एडवर्टीजमेंट का खर्चा करना है कर लो, लेकिन वो आपको पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ करके खत्म करना है। ये है रेवेन्यू एक्सपेंस ही, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं, कोई एसेट वगैरह मत दिखाओ, कोई इसको कैरी फॉरवर्ड मत करो, चुपचाप से उठा के इसको पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ कर दो। इसलिए बहुत सारी आज के टाइम पे बड़ी बड़ी पेटीएम जैसी कंपनीज है, जोमेटो, चलो जोमेटो तो अब फिर भी गलत एग्जांपल हो जाएगा आज के टाइम पे, स्विगी जैसी ये सब जो कंपनीज है ना, ये आज भी लॉस मेकिंग है। क्यों लॉस मेकिंग है? क्योंकि ये कंपनीज एडवर्टीजमेंट पे इतना भारी खर्चा करती है और AS 26 की वजह से उस भारी खर्चे को एसेट की तरह दिखाई नहीं पाती, उसको पीएनएल में ही डालना पड़ता है। और मोमेंट आप इतने बड़े खर्चे को पीएनएल में डाल दोगे तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अल्टीमेटली प्रॉफिट्स आपके कितने कम हो जाएंगे और वो हो सकता है लॉस में ही तब्दील हो जाए। तो जितनी भी पेटीएम जैसी कंपनीज ले लो उठा के आप, या फॉर दैट मैटर आप स्विगी जैसी कंपनीज उठा लो, इनके आप कभी फाइनेंशियल्स खोलोगे तो आपको दिखेगा कि एज कंपेयर टू रेवेन्यू इनके एडवर्टीजमेंट के ही खर्चे बहुत भारी लेवल पे होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनकी लॉस ही लॉस होता रहता है। बट इनके लिए एडवर्टीजमेंट का खर्चा जरूरी भी होता है, क्योंकि उसके बिना वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। समझ आ गई बात? ठीक है, चलो, तो ये तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से मैंने बात बताई थी। बट मेन बात है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसकी वैसे थ्योरेटिकली ट्रीटमेंट क्या होती है, एग्जाम्पल पता होना चाहिए, और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पता होना चाहिए कि AS 26 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई रिकॉर्ड करने में
के लिए मना करता है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, यस। चलो सर, ये भी बात हमको समझ आ गई। तो अब हम अपने थर्ड मेन कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ सकते हैं सर। अभी तक तो हमने सिर्फ दो तरह के ट्रांजैक्शंस की बात करी, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब गाड़ी को जरा आगे बढ़ाएंगे, थर्ड हेडिंग डाल सकते हैं हम। थर्ड हेडिंग डालिएगा कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर की तो मैंने आपसे बात कर ली, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट्स की बात करते हैं, इसमें भी सेम कैटेगरीज है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। चलिए, चलो तो इसमें लिखेंगे हम फर्स्ट एरो डाल के रिसिप्ट्स फ्रॉम ऑपरेशंस other than regular operations, other than regular operations। Next arrow, these do not have any effect on profit or loss and are not credited to P&L account। These are generally नॉन रिकरिंग इन नेचर। सेम पॉइंट, मतलब ये तो रिपीटेटिव सा पॉइंट हो गया, मतलब सिमिलर पॉइंट हो गया जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोला था, नॉन रिकरिंग इन नेचर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसे तो देखो वेरी करती हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स का हम बहुत ज़्यादा रूल तो नहीं बना सकते, लेकिन मेनली कह सकते हैं कि इनको हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिटेड टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। ठीक है, अभी बस लिख लेना ट्रीटमेंट, फिर एग्जाम्पल जब दिखाऊंगा आपको उससे आपको ज़्यादा लिंक हो जाएगा। रिस्पेक्टिव अकाउंट्स जैसे कि लोन अकाउंट, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, जैसे कि एसेट अकाउंट, एटसेट्रा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स लिख लो इसके फटाफट से, फिर एक साथ ही चर्चा कर लेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, सिंपल ही है मोर और लेस। एग्जाम्पल्स क्या हो गए इसके? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इसको हम क्रेडिट करते हैं किसमें? कैपिटल अकाउंट में, है ना। कंपनीज के केस में शेयर कैपिटल होता है, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स कैपिटल होता है, और बाकी सोल प्रोप्राइटर के केस में बस सिंपल प्रोप्राइटर का कैपिटल होता है। मतलब अल्टीमेटली कैपिटल जो भी आता है, कैपिटल जो भी रिसीव होता है, मतलब मैं ये भी लिखता हूँ रिसीव्ड, वो सब क्या होता है? कैपिटल में चला जाता है। इसी प्रकार से लोन रिसीव्ड, ये क्या करते हैं हम? ये भी हम क्रेडिट कर देते हैं इन लोन अकाउंट। इसी प्रकार से अगला, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या फिर आप ये भी बोल सकते थे अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये हम क्या करते हैं सर? ये हम क्रेडिट कर देते हैं इन फिक्स्ड एसेट अकाउंट। समझ आ रहा है? ये हम क्रेडिट कर देते हैं इन फिक्स्ड एसेट अकाउंट, एटसेट्रा। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या हुआ? पहली बात, हम यहाँ पे अब रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमें मिल रहा है, कुछ हमें जो मिल रहा है। अब जनरली कुछ मिलता है तो हमारा दिमाग बोलता है कि अरे कुछ मिल रहा है, ये तो इनकम है। मैंने बोला रेंट रिसीव हुआ,
कमीशन रिसीव हुई, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, तो हमारा मन क्या कहता है कि ये तो पीएनएल अकाउंट में जाना चाहिए, कि इनकम है, ये प्रॉफिट को बढ़ा रही है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट वो वाली रिसिप्ट नहीं होती जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाती है, ये कुछ और होती है। ये वो रिसिप्ट होती है, पहली बात, जो अदर देन रेगुलर ऑपरेशंस में होती है। मतलब कैपिटल रिसिप्ट जहां से भी होती है वो हमारा मेन बिजनेस नहीं है। हाँ, वो सपोर्ट करता है हमारे बिजनेस को, वो अलग बात है, लेकिन हमारा मेन बिजनेस नहीं है। इसके अलावा हमने बोला इन रिसिप्ट्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता कंपनी के बिजनेस के प्रॉफिट में या लॉस में, और इनको हम क्रेडिट नहीं करते कहां, पीएनएल में। तो आंख बंद करके बस रिसीव्ड है या रिसिप्ट है तो ये नहीं हम बोले पीएनएल अकाउंट में जाता है। कैपिटल नेचर की जो रिसिप्ट्स होते हैं पीएनएल अकाउंट में नहीं जाते। बाकी तो चलो वही बात है, मतलब अब ये सारी कॉमन फैक्टर्स हैं, बोल सकते हो कि इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है या फिर ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। जनरली अमाउंट जो इन्वॉल्व होता है बड़ा इन्वॉल्व होता है, मतलब ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अगेन कोई यहाँ पे फिक्स्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें हम जो भी अफेक्टेड अकाउंट है, रिस्पेक्टिव अकाउंट है, जो रेलिवेंट अकाउंट है, उसको बेसिकली क्रेडिट करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स देखो। एग्जाम्पल्स, कंपनी ने शेयर कैपिटल शेयर्स इशू करे, उसको कैपिटल का पैसा मिला, शेयर्स के अगेंस्ट पैसा का मतलब कैपिटल का पैसा मिला। यहाँ पर प्रोप्राइटर कैपिटल लेके आया बिजनेस में, पार्टनरशिप में पार्टनर कैपिटल लेके आए, तो यहाँ पे कैपिटल रिसीव हो रही है, क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, राइट। हम अकाउंटिंग में सारी बातें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ये बात हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस कर रखी है कि बिजनेस अलग है, ओनर्स अलग है, अकाउंटिंग सारी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो अगर ओनर कैपिटल लेके आया तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस को ओनर के कैपिटल का पैसा मिला, रिसीव हुआ, इसलिए वो क्या बन गया, वो रिसिप्ट बन गया, लेकिन ये कैपिटल रिसिप्ट है। अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, क्या कभी भी ओनर जो कैपिटल का पैसा लेके आता है, क्या हम उसको इनकम मानते हैं, क्या हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, क्या उसको हम ये बोलते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ा रहा है? नहीं सर, इसको तो हम चुपचाप से उठा के कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। कंपनीज के केस में शेयर कैपिटल में क्रेडिट करते हैं, राइट। इसी प्रकार से हमने बोला लोन रिसीव हुआ, बैंक से लोन मिला, कंपनी के केस में डिबेंचर्स इशू करे, उससे लोन आया, वो लोन का पैसा आया, ये भी कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए रिसिप्ट है। भाई लोन मिल रहा है ना, पैसा आ रहा है ना, तो रिसिप्ट ही तो है, पैसा मिल रहा है। या डिबेंचर्स इशू किया कंपनी ने, वहां पे भी पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट भी हम लिखते हैं, रिसिप्ट तो हो रही है। लेकिन ये भी कौन से रिसिप्ट है? ये सर कैपिटल रिसिप्ट है ना। तो लोन वगैरह के केस में हम लोन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, डिबेंचर्स के केस में हम डिबेंचर्स को क्रेडिट करते हैं, एंड सो ऑन। या फिर कोई मशीनरी वगैरह हमने बेची, मशीनरी, फर्नीचर, गाड़ी गुड़ी जो भी है, मतलब अपने बेसिकली कोई फिक्स्ड एसेट हमने बेचे, अगेन फिक्स्ड एसेट बेचे तो फिर से पैसा रिसीव हो रहा है, पैसा तो रिसीव हो रहा है। तो क्या सर जस्ट बिकॉज पैसा रिसीव हो रहा है हम इसको इनकम मान ले? क्या इसको हम पीएनएल में डाल दें? नहीं सर, पीएनएल में नहीं डालेंगे। इसको हम अगेन क्या करते हैं, अपने फिक्स्ड एसेट्स को कम कर देते हैं। हम फिक्स्ड एसेट्स जो भी एसेट्स हैं उनको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिटेड इन फिक्स्ड एसेट्स। ये सारे बाय नेचर कैपिटल रिसिप्ट है। अब बच्चे बोलेंगे सर फिक्स्ड एसेट बेचने पे लॉस हुआ, फायदा हुआ, उसका क्या? उसकी चर्चा आगे होगी सेपरेट कॉन्सेप्ट में। अभी मेन बात करो कि जो पैसा मिला फिक्स्ड एसेट बेच के, वो क्या है? वो एक कैपिटल रिसिप्ट। अब बाकी वो प्रॉफिट पे बिका, लॉस पे बिका, जो भी है उसकी बात अलग से करेंगे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग डिस्कशन का पॉइंट है, ठीक है। वो कैपिटल प्रॉफिट्स, कैपिटल लॉसेस की बात आती है, बट ठीक है, वो हम अलग से बात करेंगे। सिंपल हो गया, कैपिटल रिसिप्ट सबको क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। चलो, तो अगर ये क्लियर हो गया तो कौन सा नंबर था? ये थर्ड नंबर था ना। फोर्थ डाल दो, इसी का भाई, इसी का भाई है, और इसी का ऑपोजिट रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो इसमें भी यही करता हूं मैं, पहले लिख लेता हूं सारी बातों को, एक साथ समेट लेता हूं, और फिर इसको भी फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, कोई ऐसे इतने टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं कि आप बोलोगे यार हाय हाय बहुत लंबी सर हमें को इसमें एनालिसिस करनी है, कोई जरूरत नहीं है, सिंपल पॉइंट्स है। रिसिप्ट्स फ्रॉम रेगुलर कोर्स ऑफ ऑपरेशंस, मतलब उल्टी बात है बस। कैपिटल रिसिप्ट में मैंने बोला था कि रेगुलर ऑपरेशन से बाहर जो रिसिप्ट हो रहा है, वो जो रिसिप्ट हो रहे हैं जो अदर देन रेगुलर ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो कैपिटल है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो हमारे रेगुलर ऑपरेशन से रिलेट करते हैं, सिंपल। दीज आर रिकरिंग इन नेचर and affects profit oblique losses
of the entity. These are recurring in nature and affects profit and loss, या losses of the entity. These are credited to इनकम स्टेटमेंट. समझ गए ना? इनकम स्टेटमेंट का मतलब एक ब्रॉड वे में लिख दिया मैंने, इसमें सब आ गया, ट्रेडिंग, पीएनएल, जो भी बोलना चाहो लिख सकते हो पीएनएल मतलब. बट हाँ, ये प्रॉफिट्स को इफेक्ट करते हैं, अकॉर्डिंगली हम इनको अपनी इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट करते हैं. इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स लिख लो. रेंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट सेल्स, सेल करी हमने, उससे उसके अगेंस्ट हमें पैसा मिला. इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब वो सारी रिसिप्ट्स जो बेसिकली आप अपनी पीएनएल वगैरह में क्रेडिट करते हैं, सॉरी, वो सारी इसकी ही एग्जांपल हैं, इसी कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे. डिविडेंड रिसीव्ड एटसेट्रा. बस दैट्स इट. इससे ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं है आपको चर्चा करने की. तो रेवेन्यू रिसिप्ट कुछ नहीं है बच्चों जी. रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसे रिसिप्ट है जो आपके रेगुलर ऑपरेशन से अराइज होते हैं, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, और इनका प्रभाव डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस पे पड़ता है. ये ध्यान रखना, इनका प्रभाव प्रॉफिट और लॉस पे बिल्कुल पड़ता है. हम इनको वैसे क्रेडिट करते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में. बाकी इनके एग्जांपल्स हो गए, रेंट रिसीव हुआ, अमाउंट रिसीव अगेंस्ट सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव. इनकम स्टेटमेंट में जो भी पीएनएल वगैरह में इनकम जो रिसीव हो रही है उसको क्रेडिट करते हैं, वो सब आ जाएगा इसमें. ठीक है. इनफैक्ट कस्टमर से कैश मिला, वो भी एक प्रकार का रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि कस्टमर से जो कैश मिलता है वो सेल्स के अगेंस्ट मिलता है, और सेल्स क्या है? एक रेगुलर ऑपरेशंस का पार्ट है. तो अगर अमाउंट कोई रिसीव हुआ कस्टमर से तो क्या करना है? वो भी मतलब क्या है? वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है. ठीक है. तो मेन 4 डिस्कशन पॉइंट्स हमारे खत्म हो गए. कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स. अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, तो उसका मैं एक अलग ही हेडिंग डाल देता हूं, अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, तो लिख लो इसमें अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. तो इसमें पहला कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स. कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स लिखना है इसमें. तो फर्स्ट एरो डाल के रेवेन्यू प्रॉफिट्स, रेवेन्यू प्रॉफिट. What is the meaning of revenue profit? Profits of ordinary and recurring nature. Example, profit from sale of goods or services. Profits from sale of goods or services, इनको हम बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट. तो दूसरे क्या हो गए? दूसरे हो गए कैपिटल प्रॉफिट. तो कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं? प्रॉफिट्स फ्रॉम, प्रॉफिट्स ऑफ लिखना चाहिए, सॉरी, ऑफ, अंग्रेजी गलत हो रही थी. प्रॉफिट्स ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग नेचर, ऐसे प्रॉफिट्स जो बार बार नहीं होते. इसमें आ जाएगा बच्चों आपका वो एग्जाम्पल जो मैंने एक पॉइंट छोटा सा छेड़ा था. हमने बोला था भाई एसेट बेचे सॉरी, फिक्स्ड एसेट बेचे, तो वो बेचने पे जो पैसा मिला वो कैपिटल रिसिप्ट है. और वो बेचने पे अगर कोई प्रॉफिट हुआ
तो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है। तो गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। इसी प्रकार से प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स। हा, क्या बात कर दी सर। तो याद है आपको कभी कभी क्या होता था हमारे बचपन में शेयर्स वगैरह के चैप्टर में, हम शेयर्स या डिबेंचर्स फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर देते थे। हम बोलते भी थे बच्चों ये देखो फायदा है कंपनी के लिए, एक प्रकार का फायदा हो गया कि 10 रुपए के फेस वैल्यू के ही शेयर है, लेकिन मैं वो 15 रुपए 20 रुपए पे इशू कर रहा हूं। तो फेस वैल्यू से ऊपर जो मिल रहा है वो फायदा है, और उसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट करते थे। तो ये जो फायदा है बच्चों, ये एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट माना जाता है। समझ आ गई बात, समझ आ गई? यस। इसी प्रकार से एक और फायदा होता था जो पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, एक होता था गेन ऑन री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स। गेन ऑन री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स, याद है शेयर्स के चैप्टर में बड़े क्वेश्चंस में क्या होता था, फोरफीचर होता था शेयर्स का, फिर री इशू होते थे, फिर हम उनको एक प्रॉफिट की फिगर निकालते थे, एक फायदा निकालते थे, और उस फायदे को कैपिटल रिजर्व में डालते थे, लास्ट एंट्री होती थी वो। तो ये जो फायदा है ये भी कैपिटल नेचर का फायदा है, इसीलिए हम इसको कैपिटल रिजर्व में भी डालते थे। हम पीएनएल में नहीं डालते थे कि पीएनएल में फायदा हो गया, एक कैपिटल नेचर का फायदा होता था, इसको हम कैपिटल रिजर्व में डालते थे। तो दिस इज बाय ऑल्सो बाय नेचर अ कैपिटल प्रॉफिट। ये एग्जाम्पल्स है सारे कैपिटल प्रॉफिट के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगला आपको उतना अच्छे से वैसे समझ आएगा नहीं, फिर भी लिख लो, याद रखना, प्री और इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, ठीक है। तो इसमें मैं काम करता हूँ एटसेट्रा, मतलब और एग्जांपल्स नहीं लिखवा रहा, इस पे मैं कार का सिंबल लगा लेता हूँ, ये याद रख लेना, रट लेना। प्री इनकॉर्पोरेशन के जो प्रॉफिट्स होते हैं बेसिकली, मतलब शॉर्ट में अगर बताऊं कि कंपनी जब हम बनाते हैं, हम कंपनी का बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, तो होता क्या है, कंपनी बनाना एक लीगल प्रोसेस है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो कंपनी हम बना लेते हैं, सब कर लेते हैं, उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको पता लगेगा कंपनी लॉ वगैरह जब आप पढ़ोगे जब भी, तो वो बेसिकली जन्म पत्री होती है किसी भी कंपनी की। तो टेक्निकली जब जिस डेट का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है उसको हम मानते हैं कि वो इनकॉर्पोरेट कंपनी उस डेट पे हुई। लेकिन कई केस में क्या होता है कि भाई मैंने आज बोला, मैंने बिजनेस मेरा है, मेरे पास कस्टमर्स क्लाइंट्स तैयार है, अब मैं ये थोड़ी कि मेरे पास काम आने को तैयार है, काम आ रहा है मेरे पास, लेकिन मैं बोलूं नहीं मेरा सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन नहीं आ रहा तो मैं अभी काम नहीं करूंगा, मैं अपने कस्टमर्स को मना कर दूं, क्लाइंट्स को मना कर दूं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन आने तक हम वेट नहीं करते, हम अपना काम जारी रखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आने तक, क्योंकि हम कुछ काम कर रहे होते हैं, हम सेल वगैरह कर रहे होते हैं, तो हमारे कुछ प्रॉफिट्स भी हो जाते हैं। तो वो जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, और इनको लॉ के हिसाब से बेसिकली हम कैपिटल नेचर का प्रॉफिट मानते हैं। बोलते हैं अब एक बार इनकॉर्पोरेशन हो गई, अब उसके बाद वापस से कभी इन प्री इनकॉर्पोरेशन वाले प्रॉफिट्स होंगे ही नहीं, तो ये नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है। अब सारी प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होंगे नॉर्मल। ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी, वन टाइम सिचुएशन थी, बार बार थोड़ी ऐसा होगा, हर साल थोड़ी, क्या पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इन प्रॉफिट्स को भी हम कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं। और वैसे मैं आपको बता देता हूं, ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होते हैं इनको भी हम उठा के कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ये आपने कभी बात पढ़ी नहीं होगी, एक जमाने में सीए इंटर के बच्चों को हम सिखाया करते थे, अब तो वो सीए इंटर के बच्चों भी, उनका भी कोई नया सिलेबस अपडेट हो गया, बेसिकली वो भी नहीं अब पढ़ रहे हैं। तो अब ये हवा हवा की बातें रह गई, पढ़ नहीं रहे सच बच्चे ये बात, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, ठीक है। बाकी जितना समझ आए वेल एंड गुड, नया है तो टेंशन ना लेने का, थोड़ा सा याद रख लेना बस कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स जो होते हैं वो भी कैपिटल प्रॉफिट्स ही माने जाते हैं, ठीक है। यस, ओके। अब इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो ऐसा एज सच कोई है नहीं, बट ऐसे लिख लो, कैपिटल प्रॉफिट्स आर जनरली, ध्यान रखना जनरली, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो कैपिटल रिजर्व में होगा, कहीं अलग अलग भी जगह हो सकता है, बट जनरली होता है कैपिटल रिजर्व में। और नेक्स्ट एरो,
revenue profits are transferred to P&L account and ultimately distributed to owners or transfer to revenue reserves। मतलब कहने की बात है, मतलब मेन जो बोलना चाह रहा हूँ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं इनका क्या होता है, ये क्योंकि डे टू डे नेचर के प्रॉफिट्स है, ये रोजमर्रा के प्रॉफिट्स है, रूटीन प्रॉफिट्स हैं, तो इनको तो हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में ही डाल देते हैं भाई। पीएनएल अकाउंट में अल्टीमेटली प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट जैसे, ये सब अल्टीमेटली रेवेन्यू प्रॉफिट है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो हमारा प्रॉफिट होता है वो ओनर्स के को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है भाई, कैपिटल में चला जाता है और उनको ही मिल जाता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नहीं तो इन्हीं प्रॉफिट्स को यूज करके हम अपने जनरल रिजर्व जैसे रिजर्व बना लेते हैं। मतलब ये इतना कोई ज्यादा खास कोई पॉइंट नहीं है बताने वाला, मेन द मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होने चाहिए, राइट। यस, चलो तो ये होगी एक बात खत्म। चलो नेक्स्ट, सेकंड, तो सेकंड हेडिंग डाल लेते हैं हमारा अगला लास्ट मिसलीनियस कॉन्सेप्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉस। तो जल्दी 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 से लिख लो, जल्दी जल्दी से समझ भी लेना, फिर आप लोगों की छुट्टी। रेवेन्यू लॉस, तो पहले लिख लो रेवेन्यू लॉस क्या होता है। रेवेन्यू लॉस, इसमें लिखना इट अराइजेस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये लॉसेस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज होते हैं, जैसे कि डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड एक लॉस होता है, कस्टमर्स को हम देते हैं, ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है टेक्निकली, बड़े लॉसेस हैं, बैड डेट्स एटसेट्रा, राइट। और कैपिटल लॉस क्या होते हैं, कैपिटल लॉस कैपिटल लॉस, तो इसमें लिख सकते हैं हम इट डज नॉट अराइज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इट डज नॉट अराइज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका भी एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो एटसेट्रा, ठीक है। बाकी बच्चों कैपिटल लॉस की कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, इसकी आप कह सकते हो वेरी ट्रीटमेंट होती है, वेरी ट्रीटमेंट, ठीक है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को हम वैसे तो डेबिट कर देते हैं पीएनएल में, डेबिटेड टू पीएनएल। सम कैपिटल लॉसेस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व्स। तो कुछ को हम रिजर्व्स वगैरह जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, उनके अगेंस्ट एडजस्ट कर देते हैं, कुछ को कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट कर देते हैं एटसेट्रा, ठीक है। और बाकी रेवेन्यू लॉस की क्या ट्रीटमेंट होती है,
ट्रांसफर टू पीएनएल, ये तो पीएनएल में ही जाता है। अब ये भी लिख सकते हो डेबिटेड टू पीएनएल, लॉस है ना, दीज आर डेबिटेड टू पीएनएल। चैप्टर की समाप्ति, इतना ही आपका ये चैप्टर। ठीक है, तो मतलब सिंपल है, रेवेन्यू लॉसेस वो लॉसेस है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज होते हैं। एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना, जैसे डिस्काउंट अलाउड हमने बोला, बैड डेट्स बोला, ये हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज होते हैं। कैपिटल लॉस जो होता है वो उल्टा हो गया, डज नॉट अराइज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसके एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। फिर याद करना, पता नहीं याद आएगा कि नहीं, बट अपना 12वीं का बचपन याद करना, कंपनी अकाउंट जब आप पढ़ते थे, मासूम बच्चे थे, तो आपको बोला जाता था कि भाई डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो होता है ये कैपिटल लॉस होता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो होता है ये बच्चों कैपिटल लॉस होता है। बस वही बात यहाँ पे मैंने लिख दी, ये सब बाय नेचर एक कैपिटल लॉस है, बिकॉज ये रोजमर्रा में नहीं हो रही। ये नहीं कि भाई हम हर रोज ही बैठ के हर साल बैठ के डिबेंचर्स इशू करते रहेंगे और उसमें बस डिस्काउंट पे इशू करते रहेंगे और ये लॉसेस हमें होते रहेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। हम अपनी मशीनरी बेचने बैठे होंगे, हम अपनी जब देखो फर्नीचर मशीनरी बेचते रहेंगे, उस पर लॉस करते रहेंगे। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता, ये जरूरत के टाइम पे ही होता है, इसलिए कैपिटल लॉस की कैटेगरी में आ जाता है। बाकी वही बात है भाई, कैपिटल लॉस की कोई सिंगल स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, वो केस टू केस वेरी करती है ना। हाँ, बट रेवेन्यू लॉस जो होता है वो हम पीएनएल में ही डालते हैं, डायरेक्टली डेबिट डालते हैं। रेवेन्यू नेचर की सारी चीजों का इफेक्ट अल्टीमेटली पीएनएल में जाता है, ये एक बहुत कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो बस आपका चैप्टर इतना ही था ये वाला। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टडी मटेरियल के आपके क्वेश्चन दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, कि क्या क्वेश्चंस आपके इंस्टीट्यूट ने डाल रखे हैं, है ना। बेसिकली जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है भाई खर्चा कैपिटल है, रेवेन्यू है, रिसिप्ट्स कैसी हैं, मतलब आपको नेचर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, अलग अलग नेचर गिवन होगी आपको, मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शन गिवन होगी आपको, इसका नेचर आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस तरह के कुछ इलस्ट्रेशन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर ये लेक्चर बच्चों आपको हेल्पफुल लगा, आपने लेक्चर पूरा अंत तक देखा, आपको मेरे एफर्ट्स का कुछ भी फायदा लगता है, तो प्लीज सपोर्ट जरूर करना बच्चों। इसको लेक्चर को, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक, ताकि उन तक भी ये लेक्चर पहुंच जाए। इसके अलावा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ भी पैसा नहीं लगते बच्चे इन चीजों में, बस मोटिवेशन बढ़ जाती है आपके टीचर की कि मैं आपके लिए और भी कुछ करूँ, तो जरूर करना। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातें जो भी है लिख सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, CA_Shailen मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे आराम से वहां पे फॉलो कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।